आवाज चेक करोगे? हेलो दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं हिंदी का एक नया टॉपिक लेके। देखिए, आप लोग हिंदी के प्रारंभिक स्तर पर जो वर्णमाला का टॉपिक है उसको मैं आपको बता चुका हूं और अगले वीडियो में आपको उसके जो है एक्सरसाइज भी करवा दी जाएगी। आज मैं आपके लिए उसी के सीरीज में एक टॉपिक लेके आया हूं शब्द का। पहले मैंने आपको बताया था वर्णमाला के बारे में और मैं आपको ले चल रहा हूं वर्णमाला यानी वर्णों से मिलकर बनने वाले जो शब्द बोले जाते हैं। आज मैं आपको शब्द के टॉपिक के बारे में बताने आया हूं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं आपको कि टॉपिक कितना भी बड़ा हो, हमको आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है और वो है कि टॉपिक को किस प्रकार से अपने दिमाग में छोटा करके रखना है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है कि ट्रिक से। चलिए पहले हम थोड़ा सा शब्द के बारे में जान लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले कि शब्द होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। देखिएगा, इसमें जो मैंने एक शब्द लिखा है सार्थक, इसका अर्थ समझिएगा। सार्थक से तात्पर्य क्या होता है? सार्थक से तात्पर्य हमारा होता है कि जैसे वर्ण जो हमारे हैं, हम किसी भी वर्णों को मिलाकर, किन्हीं भी वर्णों को मिला करके उसको इधर उधर कुछ भी करके लिख दें अगर, तो वो हमारा शब्द तो बन जाएगा, शब्द मेरा वो बनेगा, शब्द बोला जाएगा, लेकिन वो बिना अर्थ का होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द के जो प्रारंभिक स्तर पर जो मूल भेद होते हैं उसके वो क्या होते हैं, बाकी को जो अन्य भेद होते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि शब्द के भेद जो मूल रूप से होते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। पहला है आपका होता है एक सार्थक और दूसरा होता है आपका निरर्थक। देखिए, सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? सार्थक मतलब साधन अर्थक, यानी कि अर्थ के साथ वाला, अर्थ के साथ वाला। निरर्थक दूसरा क्या है? निरर्थक होता है आपका। निरर्थक में क्या होता है? यानी कि अर्थ के निरर्थक में आपका हो जाता है निर्धन अर्थक, यानी निर उपसर्ग के साथ अर्थ, यानी निर का अर्थ होता है बिना अर्थ वाला, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके निरर्थक कहलाते हैं। और जिनके साथ जिनका शब्द का कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। आप जान गए कि शब्द का जो है दो तरीके होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। अब जो हिंदी के शब्द होते हैं, बात समझिएगा, हमने जो लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से हमको मिली हुई होती है। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी के जो शब्द हम उच्चारित करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम सीखते हैं, उन सारे शब्दों के बारे में हमको जानकारी लेनी है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से कहां से हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी के शब्दों के आधार पर वर्गीकरण के प्रकार, यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं, शब्दों के आधार पर शब्दों को किस प्रकार और किस भागों में बांटा गया है। चलिए, मैं आपको ले चलता हूं इनके प्रकार पर। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, या स्रोत के आधार पर, या इतिहास के आधार पर। ये तीनों नाम आपके एक ही होते हैं, जिनको बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत और इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, या रचना या फिर बनावट के आधार पर। थर्ड है आपका प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर। और लास्ट है आपका अर्थ के आधार पर। देखिए, ये नाम जो लिखे हुए हैं, ये जो प्रकार लिखे हुए हैं, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इनको कैसे याद किया जाएगा, क्या होगा, इतने कैसे नाम याद रहेंगे। तो मैं क्यों आया हूं यहां पर? इसीलिए तो आया हूं ना कि आपको जो भी चीजें दी गई हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक दे सकूं आपको, क्योंकि ये नॉलेज तो आपके पास है पहले से, नहीं है तो ले लेंगे, लेकिन जो जिस चीज के लिए मैं आपके बीच में आया हूं वो मैं आपको बता देता हूं। इस सारी चीज का याद रखने के लिए आपके पास सबसे छोटी ट्रिक एक आपके पास लिखी हुई है कि URPM, यानी कि मैंने मान लिया, आज से मैंने इस पढ़ाई को ही मान लिया, या मैंने आपको मान लिया कि भैया URPM, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कुछ है आप ही हैं।
पीएम। और इसका मतलब कैसे है, इसका सेंस कैसे लगाएंगे? यू मतलब आपका क्या होता है? उत्पत्ति। क्या होता है? यू मतलब उत्पत्ति। आर मतलब क्या होता है? रचना। आर मतलब क्या होती है? रचना। और पी मतलब क्या होता है? पी मतलब आपका हो जाएगा प्रयोग, यानी प्रयोग के आधार पर। और एम मतलब होता है अर्थ। अर्थ यानी कि मीनिंग। और अगर आप चाहें तो यहां पर एम की जगह पर ए भी कर सकते हैं कि यू आर पी ए। यू आर पी ए, पी ए भी होता है। तो अगर आप पीएम बनना चाहें तो पीएम रख लीजिए, और पीए बनना चाहें तो पीए रख लीजिए, आपकी इच्छा पर है। ठीक है। ए एम जो मैंने रखा था वो अर्थ यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग रखा था, और ए जो बोला है वो आ वर्ड के आधार पर रखा है मैंने। ठीक है। तो यू आर पीएम या यू आर पीए, डिपेंड आप पर करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टॉपिक आपका बड़ा नहीं है, सिर्फ इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी आपने पहले हिंदी का देखा, शब्द देखा। शब्द के दो भाग हुए, एक सार्थक और एक निरर्थक हुआ। सार्थक में से जो सार्थक शब्द हमने पाए या हमें मिले हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके जब वर्गीकरण की बात आई तो फिर हमको 4 पार्ट मिल गए। ठीक है। उत्पत्ति मिला, रचना मिली, प्रयोग मिला और अर्थ मिला। अब दोस्तों अब इनके भी हमको पार्ट मिलने वाले हैं। मतलब धीरे धीरे आपका सिलेबस बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों जरूरत नहीं है? हम हैं ना आपके साथ, और जब हम हैं तो फिर क्या गम है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से उत्पत्ति हो गया, व्युत्पत्ति हो गया, रचना हो गया और अर्थ हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में, कि अभी इनका जब डिवाइडेशन होगा तो उसमें से कौन किसके प्रकार में डिवाइड होता है। आइए देखते हैं। देखिए मैंने बोला था यू आर पीएम, एक बार फिर आपके सामने रख देता हूं कि यू आर पी एम। ठीक है। मैंने आपके सामने फिर वही चीजें रख दी, कुछ भी नया नहीं लिखा है मैंने, कुछ भी मैंने नया नहीं लिखा है। जो मैंने आपको ट्रिक दी है यू आर पी एम, सब कुछ उसी के आधार पर मैंने लिख दिया है। भैया उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? अब आपको इनके बारे में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद आपको इनके बारे में कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इसके बारे में समझ लीजिए, आप खुद दूसरों को बताएंगे क्या होता है। अब सुनिएगा ध्यान से। देखिए उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भैया? उत्पत्ति का क्या मतलब होता है? उत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज का जन्म, यानी किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, उसका निर्माण नहीं कह सकते, लेकिन उसकी रचना, ये रचना हो जाएगी, ये प्रयोग होगा, ये अर्थ होगा। लेकिन उत्पत्ति का मतलब होता है उसका जन्म होना। और जन्म कहां से माना जाता है? हमारी, और एक मिनट आपको रोकेंगे। उत्पत्ति में जो जन्म होता है इसका अर्थ होता है, इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, यही 4 होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बस इतना बता देते हैं कि आप उत्पत्ति को इससे अटैच कर लो और कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तत्भव, तत्भव का मतलब क्या होता है भाई? हमारी हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत है। हमारी हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत है। तो जो हिंदी भाषा के शब्द हमारे पास आए हैं वो क्या हैं? वो उससे जन्म लेकर हमारे पास आए हैं। संस्कृत भाषा के जन्मे हुए शब्द हमारे पास, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उठा लिया है, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने थोड़ा सा परिवर्तित करके उठाया है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने पूरा परिवर्तित ही कर दिया है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ हैं। तो उसी तरह से सब डिवाइड हुआ है। बात करते हैं तत्भव की। तत्भव के बारे में हम आपको बता दें, तत्भव का अर्थ क्या होता है? तत्धन भव, तत्धन भव। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं दोस्तों? भव का मतलब बोल सकते हैं उद्भव। क्या बोल सकते हैं? उद्भव। उद्भव मतलब जन्म लेने वाला, यानी उत्पन्न होने वाला। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तत्धन भव, यानी कि तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब उत्पन्न या जन्म लेने वाला, या उद्भव भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? उससे उत्पन्न होने वाला। ठीक है। यानी किससे उत्पन्न होने वाला? अरे भैया किससे उत्पन्न होने वाला? ये देखो हमने लिख दिया किससे उत्पन्न होने वाला। संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाला। जो संस्कृत भाषा से शब्द उत्पन्न होकर हमारे पास आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे आपके?
वो आपके कहलाएंगे ततभव शब्द। ठीक है, और उसी श्रेणी में आगे हम चलते हैं तो दूसरा क्या है हमारा, ये है भैया हमारा तत्सम। अभी हमने ततभव के बारे में जाना, अब हम तत्सम, सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता। ये क्या है आपका, हमने क्या दे दिया भैया, तत्, क्या लिखा है, तत् लिखा हुआ है। तत् के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तत् का अर्थ क्या होता है, उससे। और ये क्या लिखा है, सम, तत्सम, सम मतलब कि समान, ये देखिए लिखा है। तत् का मतलब उससे या उसके आपका लिखा, और सम मतलब समान। और किसके समान, ये देखिए मैंने आपको ये बता रखा है, ये किसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान जो है वो वर्ण क्या है, तत्सम। और जो संस्कृत से बदल कर थोड़ा सा आए हुए हैं वो क्या हैं, वो आपके हैं ततभव। देखिए अग्नि, वायु, माता, ये क्या है, ये सब आपके ततभव के शब्द हैं। क्यों, क्योंकि ये संस्कृत से उत्पन्न होकर आए हैं, संस्कृत से आए हैं। और तत्सम में क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, ये संस्कृत के समान वाले शब्दों में है। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत के समान वाले शब्दों में, यानी कि ततभव और तत्सम। ठीक है, अब आप जान गए इसके बारे में अच्छे तरीके से कि क्या होता है। बाकी जब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो इसमें तत्भव तत्सम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और तत्भव तत्सम पहचानने की ट्रिक हम आपको दे देंगे। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं, देखिए अब इसमें से हम आपको बता रहे थे तत्भव तत्सम हो गया। देशज और विदेशज क्या होता है भैया, जैसे हमने आपको तत्भव और तत्सम बता दिया वैसे ही हम आपको बता देते हैं देशज और विदेशज क्या होता है। ये लिखा हुआ है आपका देशज, देशज का मतलब देश प्लस जा, यानी कि देश में जन्मा, ऐसे शब्द जिनको हमने जन्म दिया है, हमने अपनी सुविधा अनुसार या अपने अनुसार उनको बोलचाल में ले आए हैं या हम बोलने लगे हैं, अपनी सुविधा अनुसार हमने बोल लिया है, वो शब्द आपके कैसे शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि विदेशज और जा, सॉरी ये, यानी कि विदेश में जन्मा, यानी कि जो दूसरी लैंग्वेज के हैं, दूसरी फॉरेन लैंग्वेज के जो शब्द हैं, विदेशी भाषा के, उनको हमने यूज कर लिया, उनको यूज किया और आज उन्हीं का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारी ही भाषा के हैं, यानी कि हमारे ही देश में जन्मे हैं, वो हमारे देशज शब्द हो गए। और जो दूसरी लैंग्वेज के, यानी कि दूसरी भाषा, दूसरे देश की भाषा शब्द हैं, उनको हमने तो अपने प्रयोग में ले लिया, तो वो क्या हो गए, वो विदेशज शब्द हो गए, यानी विदेश में जन्मे हो गए। देखिए देशज शब्द में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं, थैला, पगड़ी, लोटा, ये क्या है, ये देशज शब्द के अंतर्गत है। क्यों, सुबह सुबह जाते हैं तो कहां जाते हैं और क्या लेकर जाते हैं, लोटा लेकर जाते हैं, वो हमारा देशज शब्द है, क्योंकि हमारा देसी है। ठीक है, थैला, ऐसे क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं कि थोड़ा सा बैग, बोलते हैं बैग ले आओ। ठीक है, लेकिन हमारे जो देशज शब्द के अंतर्गत आता है वो क्या है, थैला, थैला या फिर झोला बोलते हैं, थैला या फिर झोला बोलते हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत है, देशज शब्द के अंतर्गत है। और विदेशज में क्या आ जाते हैं, अच्छा विदेशज में भी एक चीज समझिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल हुबहू यूज कर लेते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका तद्भवीकरण करके, यानी कि तद्भव में बदलकर थोड़ा सा उसमें चेंज करके शब्द को यूज करते हैं। जैसे ऑफिसर शब्द है, ऑफिसर है, ऑफिसर आपका विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज में बोलते क्या है, अफसर बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, अफसर बोलते हैं। हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं, अस्पताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्पताल। तो ये आपका तद्भवीकरण का हुआ, यानी विदेशज वाले शब्द में कौन से आ जाएंगे, ऑफिसर है आपका, हॉस्पिटल है आपका, ये क्या है, ये आपके विदेशज शब्द के अंतर्गत है। और देशज में आपका क्या है, थैला है, पगड़ी है और लोटा है, इस प्रकार के आपके शब्द आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से वापस आते हैं रचना में। पहला हुआ था हमारा URPM में, यानी कि यू से हम जान गए तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। यू मतलब उत्पत्ति, और इन सारे शब्दों की उत्पत्ति किससे हो रही है, देखो जन्म कहां से हुआ है, इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से। किससे हुई है, संस्कृत से। ठीक है, इनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, और इनकी दोनों की किससे हुई है, ये हमारे देश के, यानी कि देसी और विदेशी भाषाओं से हैं। ठीक है, तो ये इनका जन्म किससे, यू यानी उत्पत्ति,
तो कभी भी बात आए कि उत्पत्ति के कौन से भाग, तो उत्पत्ति शब्द की किससे होती है, हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति यानी संस्कृत से हुई है, और किससे हुई, दूसरे देश की शब्दों से हुई है। तो ये इसके पार्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है आपका रचना। रचना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रचना का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या? देखो, रचना का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना। क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना। कहने का तात्पर्य कि जब हमको कोई दो चीजें मिल जाए, ठीक है, दो चीजें मिल जाए, जब हम दोनों को मिलाकर या दोनों को अलग करके या सब कुछ भी बोल लेते हैं कि एक में होता है कि कोई चीज मिली हुई है, तब तक उसका नाम है। जब ये आपके सामने, जैसे हमने कुछ भी रख दिया, ये हम आपके सामने एक पेन रखते हैं, ये तब तक पेन है जब तक ये सामूहिक रूप में है। ठीक है, ये किसमें है? सामूहिक रूप में है। ऋण, यौगिक और योग ऋण, इन्हीं तीनों के बारे में बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब तक ये सामूहिक रूप में है, ये क्या है? एक पेन है। ठीक है, इसका हम सब कुछ अलग अलग कर देंगे तो फिर ये पेन नहीं बचेगा, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक चीज। दूसरा क्या होता है कि कई चीजों को जोड़कर बनाया गया जाने वाला, कि हमने 2 3 4 चीजें उठाई तब उसको एक चीज बना ली, तो फिर वो क्या बन गया? वो एक वस्तु का नाम बन गया। ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा तरीका, कि हम कई छोटी छोटी चीजें जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उनको उनका नाम न देकर किसी नई चीज का नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, यही 3 तरीके तो होते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं। रचना, रचना यानी कि निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना। पहला है आपका ऋण शब्द। क्या है दोस्तों? पहला है आपका ऋण शब्द। ऋण शब्द में क्या होता है? ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि आप अगर उनको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद फिर जो शब्द अलग अलग होंगे वो आपको किसी मतलब के नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं कि जैसे होता है ऋण में आपका होता है शब्द क्या? चावल। ठीक है, इसको आप तोड़ेंगे किसी में भी, आप इसको कर लीजिए चाधनवल, ठीक है, या चावधनला या थिच्चाधन आवल, तो किसी का मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऋण शब्द आपके क्या होते हैं? ऋण, ऋण मतलब समझ लेना कि रूठना। हम आपको ट्रिक दे रहे हैं कि ऋण का मतलब होता है रूठना, ये समझ लेना। और जब कोई इंसान रूठ जाता है तो बिल्कुल एक किनारे बैठा रहता है, किसी से बात तक नहीं करता है। ठीक है, और वो फिर दुनिया के लिए वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ऋण शब्द वो शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके या जिनको अलग अलग भागों में तोड़ा ना जा सके, वो क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। आगे आपको ले चलते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक शब्द आपके क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ क्या होता है? यौगिक मतलब होता है मिला जुला हुआ। ठीक है, यानी कि 2 चीजों का, 3 चीजों का, किन्हीं चीजों का जो आपका क्या होता है? मिश्रण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, एक इसमें आपको हम शब्द देते हैं, जैसे हमने दिया आपको विद्यालय। क्या दिया? विद्यालय। इसमें आपको 2 चीजें मिली, एक मिला आपका विद्या और दूसरा क्या मिला? आलय मिला आपका। क्या मिला? आलय, यानी कि 2 चीजों से मिलकर बना है, एक विद्या और दूसरा क्या? आलय। तो यौगिक का अर्थ क्या निकला? ऋण में था कि जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, और यौगिक में क्या निकल आया? कि जिनके सार्थक खंड किए जा सके। ठीक अपोजिट है भैया उसका, देख लो ध्यान से, कि जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी जिनको तोड़ने के बाद दोनों पक्षों के, यानी इसका भी और इसका भी, दोनों पक्षों के जब सार्थक निकल आए, उसके अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक। या इसको पलट कर डिफिनीशन में कह सकते हैं कि 2 चीजों से मिलकर बना हुआ या 2 शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द के अंतर्गत रखते हैं और इसकी रचना होती है। ठीक है। तीसरा है आपका योग ऋण। योग ऋण में दोस्तों क्या है? देखिए, योग ऋण में आपका क्या होता है? योग ऋण है, अब ऋण आपने समझ लिया और यौगिक समझ लिया। अब ये देखिए, इन दोनों का मिला जुला हुआ रूप है योग और ऋण, यानी ऋण आपका ये मिला और योग ये आपका मिल गया। यानी कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, या बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जो ऋण तो होते हैं और साथ में क्या होते हैं? यौगिक भी होते हैं। यानी कि उनके शब्दों के बारे में ये जब भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको 2-3 चीजों को जोड़कर किसी वस्तु का निर्माण किया जाए, लेकिन बाद में उसका नाम कुछ अलग रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको दे देते हैं
कि एक कमरा हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कमरा बनाते हैं। हम उसमें ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, मोरंग लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें यूज करते हैं। ठीक, उन सारी चीजों को लगाने के बाद फाइनली जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो नाम क्या होता है? क्या ये बोला जाता है क्या कि नहीं ये ईंट है, ये सीमेंट है, ये मोरंग है? नहीं बोलते ना। फाइनली हम लास्ट में सिर्फ ये बोलते हैं कि ये कमरा है या फिर ये दीवारें हैं, यही तो बोलते हैं। अरे भैया, जहां पर किसी तीसरी चीज का नाम आ जाए, किसी दूसरे के अलावा कहीं अन्य का बोध होने लगे, वो आपका क्या हो जाता है? योग रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, मैं जब इसका टॉपिक उठाऊंगा तो आपको और डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए आपको प्रयोग के आधार पर ले चलता हूं। प्रयोग के आधार पर आपके होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक, यानी हिंदी में लिंग, वचन और कारक के आधार पर प्रयोग करने में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। सॉरी, जिनमें परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, पूरे वाक्य में कुछ भी बदल जाए लेकिन उन शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? वो अविकारी कहलाते हैं। पहचानेंगे कैसे भैया? विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? विकार, विकार मतलब होता है कमी, कमी होता है। विकार मतलब होता है कमी। तो कमी का मतलब क्या है? जब आप में कोई कमी होगी तभी आप दूसरों के कहने पर बदलेंगे। ठीक है, तभी आप दूसरों का सहारा लेंगे। यानी कि विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक पर डिपेंड होते हैं, वो उनके आधार पर अपना अर्थ बदलते रहते हैं, अपना शब्द बदलते रहते हैं। और अविकारी क्या है भैया? ये सेल्फ डिपेंड है, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये जॉब पा चुके हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे वर्ण है? इनको आप किसी के साथ भी छोड़ो, ये अपने प्रभाव को नहीं छोड़ेंगे। इनका जो अर्थ है, मतलब है, वो उसको नहीं परिवर्तित होने देंगे। ठीक है, तो जो परिवर्तित हो जाए, यानी जिनमें कमी हो, जो कमजोर हो, जो बेरोजगार हैं, जिनमें कमी है, वो क्या है? विकारी। और जिनमें जो बेरोजगार नहीं है वो क्या है? वो अविकारी हो गए। लास्ट है आपका फाइनली अर्थ के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू मीनिंग, कि शब्द जो हमको लिखा जाता है, मिलता है, उसके आधार पर आपका क्या होते हैं। देखिए, पहला है आपका एकार्थी, फिर अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। हम पर्यायवाची को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची को हम दोस्तों एक चीज से और पहचानते हैं, इसको बोलते हैं समानार्थी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी बोलते हैं। और विलोम को क्या बोलते हैं? इसी के फ्लो में बोल सकते हैं विलोमार्थी। क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं विलोमार्थी। यानी कि एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। अब एकार्थी का मतलब क्या होता है? एकार्थी, अरे भैया एक आर्थी, यानी एक अर्थ वाला। ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है, जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है, वो क्या है? वो एक अर्थ वाले। और अनेकार्थी क्या होते हैं? अनेकों अर्थ रखने वाला, यानी कि एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो, यानी कि उसी शब्द का लेखन में बिल्कुल सेम हो, बोलने में सेम हो, लेकिन उसके मीनिंग जो निकले, अर्थ जो निकले, वो अलग अलग अगर निकलते हो तो वो अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो एक अर्थ वाला एकार्थी, अनेक शब्द वाला अनेकार्थी। पर्यायवाची और समानार्थी के बारे में आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाला, यानी कि समान अर्थ देने वाला। ऐसे शब्द जो किसी एक शब्द के अनेकों समान अर्थ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? समानार्थी। और विलोम शब्द क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द का अपोजिट, यानी उल्टा उसका बताए, विलोम बताए, उसके हमेशा से उसकी दुश्मनी माने कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो मैं उसका उल्टा ही रहूंगा, जो तुम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे उल्टा हमेशा खड़ा रहूंगा। तो वो होते हैं विलोम शब्द, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ण। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विलोम वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसमें से मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। लास्ट टाइम में आपको शब्द के बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने बताया और आपको टॉपिक समझ में भी आया होगा। आशा करता हूं कि अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। और एक चीज बता दूं कि अगले टॉपिक में जब मैं आपको अगले
वीडियो में मिलूंगा तो आपसे दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो जो शब्द के मैंने पार्ट बताए हैं तो इसको मैं आपको अलग अलग पार्ट में दे दूंगा कि विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं, इनके बारे में आपको हर चीज़ के बारे में अलग अलग बता दूंगा। और दूसरी चीज़ है कि जो मैंने इसके पहले आपको वर्णमाला के वीडियो दिए हैं तो आशा करता हूं कि बहुत जल्द ही आपको वर्णमाला की एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मिलूंगा, फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट आपसे जो मैंने हमेशा की है, इसके पहले भी आपसे की है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या मैं इसमें कुछ सुधार कर सकता हूं, या बहुत अच्छा है या खराब है, कैसा है, प्लीज़ उसको बताइएगा ज़रूर। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।